जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित तोमर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि भैया बाईलैंग्वेज होना चाहिए, तो भाई इस प्रकार बाईलैंग्वेज आएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस का ये लेक्चर है जो कि टारगेट करता है सीयूईटी एग्ज़ाम, लखनऊ यूनिवर्सिटी और डीडीयू यानी गोरखपुर। आप अन्य यूनिवर्सिटी या किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट दिया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जाता है। पीआईक्यूज़ को एनालिसिस करके दिया जाता है। प्रथम प्रश्न की ओर चलेंगे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थी। भाई स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थी, ये बात की जा रही है। अभी तक हमने प्रश्न को ऐसे पढ़ा था कि भाई अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या परमानेंट अध्यक्ष कौन थे। उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया। घुमाया क्या, बस एक शब्द डाल दिया। क्या डाल दिया? इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता। भाई आधे से ज़्यादा लोगों का तो आंसर गलत होना चालू हो गया होगा, पर लेकिन नहीं भाई, ध्यान दीजिए। ऑप्शन में क्या है? राजगोपालचारी यानी कि सी राजगोपालचारी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। अब मैंने आपको जब पढ़ाया होगा तब कितनी बार समझाया था कि वह यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी मीटिंग होती है तो इन्हें बना दिया जाता है। और ये कब तक रहते हैं? जब तक कि संविधान सभा रहती है। सॉरी। तो संविधान सभा रहती है तो स्वतंत्रता के बाद की बात है। तो इसलिए स्वतंत्रता के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी लगाया हुआ है मैंने, देख लीजिए आप लोग। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी कि जब एच सी सिन्हा जी की बात करते हैं तो इनको अपॉइंटेड किया गया था फर्स्ट चेयरपर्सन यानी कि टेम्परेरी थे, यानी कि अस्थायी थे। हिंदी वाले सुन लीजिए ध्यान से। और ये कब बात की है? 9 दिसंबर की, क्योंकि पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, तो वहाँ पे इनको चुनाया जाता है। उसके बाद दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली 11 दिसंबर 1946। और यहाँ पे एक नीचे एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहा होगा, एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट किसके? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। ये प्रश्न अगर आपको याद नहीं हुआ ना तो मतलब आपको कुछ भी याद नहीं हुआ। 3 पॉइंट देख लीजिए। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। 11 दिसंबर को मीटिंग होती है, परमानेंट चेयरमैन कौन बन जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एच सी मुखर्जी याद रखना कि वो वाइस प्रेसिडेंट थे। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। अभी देखो क्वेश्चन के साथ में इन्फॉर्मेशन कितनी मिलेगी, ये देखिए। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, मतलब मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए, बस ये सीधा सा प्रश्न है आप लोगों का। तो बताइए क्या अमेरिका से लिए हमने, या ब्रिटिश से लिए, रसिया से लिए, या फ्रेंच से लिए? अमेरिका, ब्रिटिश, रूस, फ्रांसीसी संविधान कहाँ से लिए? तो बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया है रूस, उनका आंसर बिल्कुल सही है। रूस वाले बिल्कुल सही है। तो आइए इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, रूस वाले क्या कह रहे हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, मतलब अभी हैं, है मतलब कि अभी हैं, ठीक है। क्या मूल संविधान में कर्तव्य थे? तो नहीं थे, मूल कर्तव्य नहीं थे वहाँ पे, याद रखना। तो देखिए मूल कर्तव्य नहीं थे ना, तो ये देखिए द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड कहाँ से लिए हमने? यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिए हमने। कितने? 42 वे संविधान संशोधन 1976 को हमने इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े। कितने जोड़े? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसके बाद एक 11वां मौलिक कर्तव्य हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख लेंगे, हिंदी वाले यहाँ पे देख लेंगे। अब भी आप लोगों का कोई भी प्रश्न रह जाता है तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ, मैं उस प्रश्न को हल करने का प्रयास जरूर करूँगा। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है 2002 में, ठीक है। और इसने केवल फंडामेंटल ड्यूटी को ही अमेंड नहीं किया, बल्कि 3 चीज़ों को अमेंड किया, फंडामेंटल राइट को भी किया और डीपीएसपी को भी किया है, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल का जो ऑफिशियल ऐप है, ऐप जो आपको पता है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में ये फ्री सेक्शन के अंदर मैं ये पीडीएफ आपको डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको आगे दूँगा वीडियो में। और अब की बार जो वीडियो का टारगेट है वो 50 कमेंट रहेंगे कम से कम, और कम से कम 70 लाइक करोगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा।
क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मिलने के बाद भी अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे भाई तो मोटिवेशन कहाँ से मिले। आप देख रहे हैं कि चैनल पर और कई टीचरों की वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम वीडियोस इसलिए ला रहे हैं आप लोगों के लिए क्योंकि हमारा टारगेट गुरुकुल की जो फैमिली है, हमारे टारगेट गुरुकुल के जितने भी टीचर हैं वो आपके सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है, और सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं तो कम से कम भाई मोटिवेट तो करो उन टीचरों को। अगला प्रश्न पढ़िए और आंसर छाप दीजिए इसको कमेंट बॉक्स में। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ सब्जेक्ट वॉज लेटर ट्रांसफर्ड द कंकरेंट लिस्ट। जब मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई होंगी तब का प्रश्न है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ प्रश्न है ये। शिक्षा, इन्वायरमेंट, ठीक, यानी पर्यावरण, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य का विषय थी, बाद में संवर्ती सूची में चली गई। तो याद रखना सूची तीन प्रकार की होती है, एक संघ सूची होती है, ठीक है, एक राज्य सूची होती है, और एक होती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में क्या होता है साथियों, संघ और राज्य दोनों काम करते हैं संवर्ती सूची में। तो ये अब पूछ रहा है किस संविधान संशोधन से गई थी, तो बिल्कुल सही है 42वें संविधान संशोधन से। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे, ठीक। 42वें संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, इसी ने भाई प्रियम्बल कमेंट किया। प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, जल्दी छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो लोग आंसर छाप रहे हैं छाप दीजिए, ठीक है। प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976। ये देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में बड़े बदलाव किए गए। इसमें शिक्षा जो विषय था उसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया, संवर्ती सूची में, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं। और याद रखना 42वें संविधान संशोधन से 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है। 5 सब्जेक्ट, एक शिक्षा हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट था, और आप बताएंगे कौन कौन से हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चलिए। द सिटीजनशिप प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार की नागरिकता देता है अपने देशवासियों को। क्या दोहरी नागरिकता देता है, एकल नागरिकता देता है, या उपरोक्त यानी कि दोनों देता है, या इनमें से कोई नहीं देता। तो बिल्कुल जिन लोगों ने एकल नागरिकता ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही है मेरे भाई। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है कैसी, सिंगल सिटीजनशिप। कैसी, सिंगल सिटीजनशिप। तो भारतीय संविधान संघीय है और एक दोहरी राजनीति यानी कि केंद्र शासन की परिकल्पना करता है। यह केवल एक नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय नागरिकता। भारत के नागरिक होने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए ये मैं आगे बात करता हूँ आपसे, ठीक है। कोई अलग राज्य नागरिकता नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने यूनियन की ली तो फिर उसके बाद आपको स्टेट की नागरिकता लेनी पड़ेगी। नहीं भाई, आपने अगर यूनियन की ले ली तो फिर राज्य की लेने की आवश्यकता नहीं है, एकल नागरिकता यहाँ पे कैसी, सिंगल सिटीजनशिप है। साथियों, अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा कमेंट करिए जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ जाए। मतलब इतना कर दीजिए आप लोग कि मुझसे रुका ही ना जाए और वीडियो 2 दिन के अंदर ही आ जाए, क्योंकि पिछले वाले कमेंट्स को देख के लगता है कि भाई वीडियो बंद ही ना करूं। इसलिए मैं वीडियो जैसी आपकी कमेंट आती हैं वैसे ही मैं वीडियो चेंजेस कर देते रहूं। अभी किसी ने बोला था, मतलब एक थे जिन्होंने बोला कि इंग्लिश में कराई, तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए PDF को। अब देखिए सिटीजनशिप कैसे मिलती है साथियों। तो सिटीजनशिप हमें प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार के तरीके होते हैं, जिसमें आप याद रखेंगे क्या, या तो आपने जन्म लिया हो सिटीजनशिप के लिए, या डिसेंट मतलब होता है आपके साक्ष्य यहाँ के हों, रजिस्ट्रेशन आपने कराया हो, या फिर आपने नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकरण यहाँ पे किया हो, या फिर आप क्या हो, बिल्कुल ये 5 चीज़ें आप याद रखेंगे। इन्हें हम ऐसे याद करते हैं ब्रांड। कैसे, ब्रांड करके याद कर लो, याद हो जाएगा। देखो, B मतलब बर्थ, D मतलब डेसेंट, R मतलब रजिस्ट्रेशन, A मतलब आपका होता है एक इनकॉर्पोरेशन होता है यहाँ पे, और N मतलब होता है आपका नेचुरलाइजेशन, ठीक है, याद रखना। अब थोड़ी सी बात और करते हैं कि अगर देखो नागरिक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो भारत में 7 वर्ष, अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक एक सामान्य नागरिक है तो भारतीय की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण करेगा और उसके बाद नागरिकता मिल जाएगी। तो याद रखना कम से कम 7 वर्ष, ठीक। ये सारा कंटेंट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वो भी टारगेट गुरुकुल
वो भी किसके साथ? रोहित तोमर सर के साथ। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग बिल्कुल मेरे भाई। द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश, यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का शामिल करने का उद्देश्य क्या है? क्यों हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया, सिद्धांतों को क्यों शामिल किया, बताएंगे आप लोग। क्या राजनीतिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए, या सामाजिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए, गांधीवादी लोकतांत्रिक बनाने के लिए, या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक नहीं? तो बिल्कुल जिन लोगों ने सामाजिक की बात की, क्योंकि हमारे इसका नाम ही क्या है, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। किसमें हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं जब भी हम फंडामेंटल डीपीएसपी की बात करते हैं। आइए अब डीपीएसपी का जितना भी कंटेंट है हम सब जान लेते हैं क्या क्या है डीपीएसपी के अंदर। तो बिल्कुल डीपीएसपी हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल आपका 33 से 51 तक है। आर्टिकल 33 से 51 तक है। मौलिक अधिकारों के बाद में आता है, ये गलत, सॉरी, भाग 4 में, ये गलत है, यहाँ टाइपिस्ट ने गलती की। डीपीएसपी भाग 4 के अंदर है, ठीक है। डीपीएसपी बिल्कुल भाग 4 के अंदर है, सॉरी वो गलती होगी, थोड़ी टाइपिस्ट की गलती है। भाग 4 के अंदर, मतलब टाइपिस्ट मैं खुद ही हूँ, तो मुझे गाली दे सकते हैं आप लोग, और मुझे विश्वास है आप भाई हैं मेरे छोटे, ठीक है। भाग 4 के अंदर आप याद रखेंगे, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, ये हमको फंडामेंटल राइट के द्वारा मिलती है। किससे? फंडामेंटल राइट के द्वारा। लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक है, ये हमको डीपीएसपी में मिलती है, ठीक है, ये याद रखना। ये एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हर प्रश्न को हमने 2-2 करके जाना है। आइए आगे कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए सुन लीजिए। तो बिल्कुल लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स आ चुका है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कुछ भी कर रहे हैं, ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसमें इनरोल कर लीजिए। बिल्कुल कम प्राइस में ये कोर्स आपको मिल रहा है, जिसमें हम बाकायदा पूरे पीडीएफ नोट्स सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, चाहे आप बीए, एलएलबी कुछ भी कर रहे हो। और ये डीडीयू का भी कोर्स है। दोनों क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। और वीडियो कैसा लगा आज का, ये ज़रूर बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मतलब आपको कमेंट भर देना है, भर के आज तो, ठीक है। और जो टारगेट है भूलना नहीं है। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।